राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, जिसका कोड बोर्ड द्वारा दिया गया है 346 XCU इसका कोड है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना होता है। यहाँ पर अपना नाम, जो कैंडिडेट होते हैं उनको लिखना होता है। टोटल नंबर ऑफ जो पेजेज होते हैं वो लगभग 24 हर एक पेपर में होते हैं, चाहे वह हिंदी का हो और या 12th का है ना, नॉट हाई स्कूल। यह मतलब कक्षा 12 का पेपर है। इसमें आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। टोटल पूर्णांक 70 नंबर का होता है। 30 नंबर वाइबा और प्रैक्टिकल में दिया जाता है। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगर प्रश्न पत्र में कोई अनियमितता है तो उसको वापस करने के लिए निर्धारित किया जाता है। बाकी 3 घंटे आपको अलॉट किया जाता है पूरा पेपर को करने के लिए। बात करते हैं कैसे हम लोग कैसा पैटर्न का, किस पैटर्न का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो यह पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। संभव है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो पेपर में कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, स, द और य। और इसके टाइप के बारे में भी डिस्कस किया रहता है कि कौन सा खंड में कौन सा प्रश्न है। जैसे खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब बहुत छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना है ना। उसी प्रकार खंड स में लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं और 2 अंक हैं। मार्किंग स्कीम भी दिया रहता है। और इसी प्रकार खंड द में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। यह में 5-5 अंक के पेपर प्रश्न हैं और 2 या 3 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं ना। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में दे दिया गया है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं पेपर की ओर। यह पेज नंबर 3 आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यह पहला हमारा सेक्शन ए है या खंड अ है। इसमें पहला प्रश्न है विद्युत विभव का मात्रक है। यह हाई स्कूल इंटर दोनों से रिलेटेड है। तो विद्युत विभव हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव V इज इक्वल टू W बाई Q, वेयर W इज नथिंग बट इट इज वर्क and Q is nothing but it is charge. So we know that the unit of work is joule and the unit of charge is coulomb. तो राइट आंसर is जूल पर कूलम हमारा राइट आंसर है ना। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 3-4 नंबर पे हमको जाना है। तो यह है हमारा पेज नंबर 4 है ना। पेज नंबर 4 में दूसरा प्रश्न जो ख है, सेक्शन ए का ख, यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 45 × 10⁶ ±10% ओम है तो इसके बाईं से दाईं ओर के वर्णक्रम होंगे। तो यह जो है बार कोड होता है जो रेजिस्टेंस का, उससे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यह मुझको लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ना, विद्युत धारा, तो उसका क्वेश्चन है। अगला है ग ऑप्शन, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्व प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है तो U इक्वल टू हाफ Li² हम लोग लगा सकते हैं ना, और I² की जगह V/R का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो 500 जूल आएगा। हाफ Li² और I इज नथिंग बट इट इज करंट, सो वी कैन राइट इट। तो हम लोग उसको V/R लिख सकते हैं। तो हाफ Li² को हाफ LV²/R² लिख सकते हैं। तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर आएगा हमारा 500 जूल है ना। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बार कोड का याद होना ज़रूरी है। क्लियर? समझाने पर समझ आना कम ही उम्मीद है मुझको लगता है। कागज़ की एक, जो चौथा प्रश्न है, कागज़ की एक शीट पर एक स्याही का डब्बा है। डब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांच का एक गुटका रखा गया है। डब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। तो यह फार्मूला है कि डेल्टा वाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस h इंटू 1 - 1/n।
है ना। एन इज नथिंग बट यह जो एन है नीचे वाला, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक है, और एच उसकी मोटाई है। तो 6 1 - 1/1.5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर हमारा आएगा 2, है ना। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, मैं PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो ये हमारा पेज नंबर 4 था। पेज नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। इसमें है कि दो कला संबद्ध स्रोत जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं वे तरंग उत्पन्न करते हैं, तो मुझको लगता है कि उनकी जो फेज डिफरेंस होता है वह सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए उनको कला संबद्ध मतलब कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब जिनके सोर्स का जो फेज डिफरेंस है वह कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता बदल दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस युक्ति हो सकती है। तो इसको आप लोग देख कर लेंगे, है ना। और यह पूरा बोर्ड का पेपर है, ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर तैयार किया गया है अपनी तरफ से। तो हमारा जो खंड अ है सेक्शन ए वो ख़त्म हो चुका है। सेक्शन बी की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना। सेक्शन बी में क्या है कि पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वह V²/2ε0 होता है ना। 2μ0 होता है, सॉरी ε0 नहीं, वह E½ E0² यह होता है चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में होता है V²/2ε0। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वह दोनों से मर्ज होकर बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसका जो फार्मूला लिखेंगे U = 12ε0 E² + V²/2μ0 वेयर μ0 इज नथिंग बट इट इज परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम मीडियम। दूसरा है, इसको आप लोग देख कर भी कर सकते हैं अपनी बुक से, है ना, लेकिन मैं जो बताया हूँ वो एकदम करेक्ट है। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता ε0 की विमेश समीकरण लिखिए। तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सलूशन देने का प्रयास किया गया है ना, कि ε0 को लिखा जा सकता है Q²/r², Q² का A²T² हो जाएगा, क्योंकि AT होता है Q का, और इसका mLT⁻², इसका L², इसको कैलकुलेट करेंगे m⁻⁻1 L⁻³ A²T⁴ आएगा। क्लियर, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 8। ख तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन बी में। ग वाला जो प्रश्न दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं, यह है परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में गमन कर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का ई व बी के पदों में सूत्र लिखिए। तो वेग फिल्टर होता है ना, लोग पढ़े होंगे वेग फिल्टर। V इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, E/B, यह फार्मूला होता है B, इसको कहते हैं वेग फिल्टर, है ना, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ कहते होंगे। अगला घ ऑप्शन है कि ध्रुवण कोण का मान क्या है जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले मीडियम से परावर्तित होकर उड़ते ध्रुवित हो जाती है। तो 1/√3 tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो वह आ जाएगी 30 डिग्री, है ना। कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा = 1/μ फॉर्मूला होता है हमारे जो पोलराइजेशन एंगल होता है उसके लिए, है ना। ठीक है, और यह जो है वेव ऑप्टिक्स में मतलब तरंग प्रकाशिकी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो इसके बटा n² मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 से इसमें भाग देंगे, मुझको लगता है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, बट यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट विद योर मेथड विच इज प्रिपेयर बाय यू, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, प्रकाश का विवर्तन, है ना। मैं अगर थियरी बताने चलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो हमारा सेक्शन बी भी ख़त्म हो चुका है। सेक्शन सी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है अभी। अब हम लोग सेक्शन सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका पहला जो एंगल है कि विद्युत डायपोल मोमेंट वेक्टर पी के डायपोल के अक्ष में केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए, है ना। अच्छी स्थिति मतलब यह तो पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। और वह जो फार्मूला होता है E=1/4πε0 और 2p/r³ होता है ना। 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो विभव क्या होगा, तो उसके लिए आप लोग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताऊँगा। यह विद्युत विभव मतलब v की वैल्यू पूछा है ना। तो यह पहले चैप्टर का प्रॉब्लम है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं अब पेज नंबर 10 के। पेज नंबर 10 में जो हमारा पहला प्रश्न दिया है सेक्शन सी का ख वाला, उसमें एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली में बी की वैल्यू इतना दिया, बद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करिए। हम लोग जाते हैं फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज बी डॉट ए फाइव इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी दिया है। एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, और यह हम जानते हैं कि यह अपने तल के परपेंडिकुलर होता है, मतलब यह के में आएगा, और इसका मल्टीप्लाई बी डॉट के में कराएंगे तो मुझको लगता है 0 आ जाएगा। बाकी आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ 0 आएगा, लेकिन मुझको अभी लगता है कि ऐसा होगा। अगला है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्डा, इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु का फार्मूला लिखिए। तो अर्ध आयु इज नथिंग बट इट इज ln2/λ हो जाएगा, सिंपल। बाकी यह गेट का प्रॉब्लम है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम है, या इसमें अथवा दिया है अथवा करके कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा सत्यता सारणी बनाइए। यह बहुत आसान है, इसको किया जा सकता है, आसानी से 2 नंबर उठाया जा सकता है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वीडियो हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है और अच्छा खासा नंबर उठाया जा सकता है ना। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी यह उसी को इंग्लिश में लिख कर दे दिया है। अब हम लोग सेक्शन डी में। तो सेक्शन सी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए 4, जो कि घ तक हैं। और उसके बाद हम लोग सेक्शन 4 को डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें पहला है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला जो नियम है वह आवेश संरक्षण पर मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। दूसरा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ जंक्शन कहते हैं, सेकंड नियम को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ लूप्स हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो यही 2 नियम हैं, इसको हम लोग को लिखना है। बाकी उदाहरण पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह का देख सकते हैं हम लोग। और बाकी पेज नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 12 में तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व n की वैल्यू दिया है, l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं I इज नथिंग बट I इज इक्वल्स टू मतलब धारा I इज इक्वल्स टू NEVD इंटू A। तो NE n की वैल्यू दिया है, NE की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻90। VD की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग, है ना। क्योंकि म्यू की वैल्यू दिया है तो हम लोग जानते हैं म्यू इज नथिंग बट इट इज E/D। और E की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको V भी दिया है और L की वैल्यू भी दिया है, तो E कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग BD की वैल्यू कैलकुलेट करके I की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा खासा प्रॉब्लम है, 3 फार्मूले का इसमें यूज किया गया है, तो 3 नंबर का हो गया। क्लियर, आई होप क्लियर। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूँगी। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको बोर्ड में आसानी से क्रैक किया जा सकता है अभी भी स्टील। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। अगला है मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, मेरा काम है दिखाना क्या, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉब्लम है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं और यह बहुत आसान है। नहीं होगा आप कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, है ना।
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हमारा सेक्शन 5 प्रश्न 5वां शुरू हो गया है। इसमें यह ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम दिया गया है, फोकस दूरी और उसका नेचर बताना है कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है। बाकी प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं। अगला प्रॉब्लम प्रिज्म से है। उसका अगला प्रॉब्लम हमारा मॉडर्न फिजिक्स से है ना, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ फोटॉनों की संख्या पूछा है लगभग हर साल। और यह जो प्रॉब्लम है तो आप लोग देखेंगे कि इस साल भी प्रश्न 5वें का ग ऑप्शन हुआ हमारा मॉडर्न फिजिक्स से आएगा, मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से आएगा। ये सब फिक्स है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से दिया जाना है, तो उस टॉपिक को आप लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रिज्म 5वें का दूसरा प्रिज्म से ही आएगा या ऑप्टिक्स से ही आएगा। और यह भी जो है हमारा यह डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यह भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी से लिया गया है। क्लियर? तो यह हमारा पेज नंबर 15 हो गया। पेज नंबर 16 में एक क्वेश्चन दिया गया है, यह रेडबर्ग अथवा में करके दिया गया था। अथवा करके जो अच्छे से है उसको हम लोग को करना होता है। रेडबर्ग नियतांक के पदों को लिखिए और लाइमैन तथा बामर के दीर्घतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत आसान है, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा। अगला प्रॉब्लम है हमारा जो कि हमारा खंड चौथा है। एक मिनट, खंड यह है, सेक्शन ई है ना। इसमें धारिता के सूत्र का मतलब हम लोग जानते हैं, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। यह धारिता का फार्मूला होता है। इसी पर यह क्वेश्चन लग जाएगा जो मैं अभी फार्मूला बताया हूँ। संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। 3 फार्मूले हैं। या गॉस थ्योरम, ई तो बहुत आसान है। इसमें ई की वैल्यू आती है 2, इसमें ई की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा इज नथिंग बट इट इज एरियल चार्ज डेंसिटी। बाकी ये भी उसी को प्रॉब्लम है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इन सब को मैं सॉल्व कर दूंगा अगर नहीं आएगा तो। इन केस यू कैन नॉट सॉल्व इट देन आई विल सॉल्व इट। बाकी अगला है कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखी है। और ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये है व्यतिकरण इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत आसान होता है इसको भी। और यहाँ पर थियरी कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो प्रयास कीजिए न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छा है। बाकी थियरी कोई भी लिख सकता है ना। और न्यूमेरिकल और थियरी अगर दोनों दिया हो तो प्रेफर करिए कि न्यूमेरिकल किया जाए। क्लियर? क्योंकि न्यूमेरिकल पे अच्छा खासा नंबर और नंबर कटता नहीं है, थियरी में कटने के चांसेस रहते हैं। या पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे 21 पेज नंबर 21, एक मिनट, 21 दिया है। इसके बाद 24 आने का रीज़न क्या है कि अब इसी को यह जो है इंग्लिश में दे दिया है नेक्स्ट पेज पे, तो उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर दिया रहता आपको सम भौतिक नियतांकों की वैल्यू जो कि इसमें यूज होगी, जो पेपर दिया गया है, और इसी का यूज करना है। यह नहीं कि आपको अगर याद है कि प्लांक नियतांक 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, तो उसको यूज नहीं करना है। जो बोर्ड वालों ने दिया है उसी को यूज करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।